पिछली बार हम लोगों ने समास में पढ़ा था कि समास किसे कहते हैं। समास दो प्रकार के शब्दों से मिलकर के बना है, सम और अस धातु में घई प्रत्यय लगा करके समास बना है। समास कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी हम लोगों ने पढ़े थे कई प्रकार के होते हैं, जो विभक्तियां छिपी होती, कारक चिन्ह छिपे रहते हैं, वो तत्पुरुष समास होता है। इसके अलावा पढ़ा था हमने नई तत्पुरुष समास, जो कि नकारात्मक अर्थ में होता है। इस तरह से हमने नई तत्पुरुष समास पढ़ा था। और इसके अलावा कर्मधारय समास पढ़ा था, जिसका मतलब था कि विशेषण और विशेष्य भाव जिसमें होता है वो कर्मधारय समास होता है। एक विशेषता बताता और एक विशेषण होता है। इस तरह से हमने विशेषण विशेष्य, कर्मधारय समास, नई तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, अभी तक हमने इन समासों का अध्ययन किया। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। जो अब आता है वो है द्विगु समास। द्विगु समास को संख्या पूर्व द्विगु सूत्र से अष्टाध्यायी में बताया गया है, जिसका अर्थ होता है कि जिसके पहले संख्या लगी हो वो द्विगु समास होता है। जैसे कि पहला शब्द संख्यावाचक होना चाहिए, जैसे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में ये अष्ट शब्द जो है वो संख्यावाची है। और दूसरी चीज ये ध्यान देने वाली होती है द्विगु समास में, कि द्विगु समास जब भी प्रयोग होगा तो वो समूह अर्थ में होता है, पूरे ग्रुप को लेकर के चलता है। तो जैसे कि अष्टाध्यायी का मतलब है 8 अध्यायों का समूह। मतलब ये है कि समूह अर्थ में अष्टाध्यायी शब्द आया। इसी तरह से पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह। और अभी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा पेपर वगैरह में, अष्ट धातु निर्मित मूर्तियां। तो अष्ट धातु निर्मित हैं, अष्ट धातु भी इसी तरह से समास हो गया द्विगु समास। अष्ट धातु मतलब है 8 धातुओं का समूह। इसी क्रम में हम आगे आएंगे तो आता है चौराहा। मतलब ये है 4 राहों का समूह। इसी प्रकार चारपाई, चारपाई मतलब 4 पैरों का, पांवों का, हाँ पैरों का, 4 पैरों का समूह, चारपाई। और 4 आना या चवन्नी, 4
आणों का समूह। षटकोण षटकोण 6 कोणों का समूह। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें जो भी संख्यावाची शब्द हैं, संख्या से युक्त प्रयोग किए गए हैं, उनका अर्थ समूह अर्थ में ही हमें लेना है। द्विगु समास में कभी भी समूह अर्थ के अलावा दूसरा अगर अर्थ आ रहा है तो वो द्विगु समास नहीं है। ये हिंदी में इसलिए बताए हैं ताकि सुविधा रहे हिंदी वालों को भी और संस्कृत वालों को भी। तो सीधा मुख्य अर्थ यही है कि संख्यावाची शब्द होना चाहिए और समूह अर्थ में होना चाहिए। दशानन आ जाता है, उसमें भी संख्या है, लेकिन वहां पर नहीं होगा क्योंकि वहां पर हो रहा है 10 मुख हैं जिसके, वो वहां पर बहुब्रीहि बनेगा। 10 मुखों का समूह नहीं बोल रहे हैं, इसलिए वहां पर द्विगु समास नहीं होगा। और एक आधे बताइए, आप बोलिए। नवरात्रि, पंचतत्व। हाँ, इसी तरह से नवरात्रि, पंच तत्व, पंचरत्न, नवरत्न। बादशाह के दरबार में नवरत्न होते, बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न थे, बीरबल इत्यादि। तो उसी तरह से नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का समूह, पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। क्षितिजल पावक गगन समीरा, वो 5 तत्व हैं जिनसे कि हमारा ये शरीर बना है, तो वो 5 तत्व। इसी तरह से नवरात्रि, 9 रातों का समूह नवरात्रि। तो इसको इसी प्रकार से द्विगु समास को समझना चाहिए और इसके अधिक से अधिक शब्दों को ढूंढ करके उसको समूह अर्थ में उसका विग्रह करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। तो जब भी आपको कभी यह शब्द मिलेगा और उसका अर्थ समूह अर्थ निकल रहा है तो वहां पर द्विगु समास है। अब जैसे ये अष्ट धातु है तो इसमें अर्थ स्वयं ही निकल रहा है कि 8 धातुओं का समूह है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि 8 धातुएं मिलकर के कुछ नया बन रहा है। अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं का समूह है। चौराहा, चाराहों का समूह है। यहाँ कोई नया अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जहां पर समूह अर्थ निकल रहा हो वहां पर द्विगु समास ही होगा, इसे कोई भी गलत नहीं कर सकता है। इसको इसी तरह से समझना चाहिए। अभी तक हमने जो पढ़ा ये सभी समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, ये सभी समास तत्पुरुष के भेद थे। अब हम तत्पुरुष से अतिरिक्त द्वंद्व समास में द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व के लिए अष्टाध्यायी में प्रयुक्त हुआ है द्वंद्वे चा। मतलब ये है कि द्वंद्व में चा अर्थ छिपा होता है। चा को संस्कृत में, हिंदी में और शब्द से पहचानते हैं। चा मीन्स और, तो द्वंद्वे चा का अर्थ है जहां पर और शब्द छिपा हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि पितरों, पितरों माने होता है पिता, तो पिता के अंतर्गत माता और पिता, माता और पिता।
राम और शाम। इसी तरह से रात दिन, रात और दिन। जमीन और आसमान। जमीन और आसमान, इसमें सीधा एक सरल सा है कि चाहे वो हिंदी हो चाहे वो संस्कृत हो, किसी में भी हो, यदि और शब्द छिपा हुआ है तो वो द्वंद्व समास ही है। उसे कुछ और नहीं माना जा सकता। इसमें और शब्द छिपा हुआ है, इसमें ये जरूरी नहीं कि दो ही लोग होंगे, हो सकता है दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। जैसे कि हम बोल दें अनुज, सुशांत, अनन्या, राघव और घनश्याम। तो लास्ट में घनश्याम, लास्ट में हमने और बोला है, लेकिन उन सब के साथ में और है, तो ये सब एक साथ मिलकर के एक साथ हम बोल देंगे तो वो द्वंद्व समास ही माना जाएगा। ये जरूरी नहीं कि दो लोगों के बीच में ही हो। पेड़ और पौधे, पेड़ और पौधे हो गए तो बोल सकते हैं, लेकिन उसको भी हम इसी तरह से लेंगे कि जहां पर और शब्द छिपा हुआ है, यहाँ पर और दिखाया नहीं जा रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाया जा रहा है, उसको जब हम विग्रह करेंगे, उसको जब हम तोड़ेंगे तो उसमें और शब्द निकल कर के आएगा, तो वो होगा द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व समास। अब जैसे सफेद काला, गोरा काला, एक गोरा और काला, सफेद और काला, है ना, लाल पीला, लाल पीला। अगर इसको मुहावरे में लेंगे तो कहते हैं लाल पीला हो रहा है, गुस्से में है, लेकिन यहां पर लाल और पीला छिपा हुआ है, लाल और पीला, इन सब में और शब्द छिपा हुआ है। सफेद और काला, इसी तरह से लाल और पीला। तो इसको समझना बहुत ही सरल है, बहुत इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि आपको कठिन लग रहा है तो इसके शब्द ढूंढिए जिसमें और शब्द छिपा हुआ हो। हिंदी में ढूंढिए, संस्कृत में ढूंढिए, उर्दू में ढूंढिए, जिसमें मिलते हैं, जिनमें भी और शब्द छिपा हुआ है वो सभी द्वंद्व समास कहलाएंगे। ढूंढिए, प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। इस तरह ये द्वंद्व समास खत्म।